हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे अभी करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जून से लेकर दिसंबर तक 6 माह का करंट अफेयर्स होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो VVI है, जिसका संभावना बन रहा है कि पूछा जाएगा आपसे, वही प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग BPSC टीचर के लिए और BPSC सिविल सर्विसेज के लिए, बाकी जितने भी कंपटीशन है आपके, उसमें इसका योगदान बहुत ही ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं हम लोग का पहला जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा महिला अधिनियम जो विधेयक है इसको पारित कर दिया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके द्वारा मंजूरी भी प्रदान कर दिया गया है ना। और इस तरीके से यह जो अधिनियम है 106वां अधिनियम हो जाता है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है ना। तो अधिनियम देखेंगे तो 128वां हो जाएगा, संविधान संशोधन जो है 106वां हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% इनको आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण दिया है। आगे कुछ डिस्कशन हम लोग देखेंगे, जैसे देख सकते हैं। अब महिलाओं की जो भागीदारी है यह बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वैश्विक परिस्थितियों में अगर देखा जाए, वैश्विक अगर हम लोग ग्लोबल देखें तो उस हिसाब से भारत में पुरुषवादी लोग के वजह से ये बड़े बड़े जो कहा जाता है लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में इनकी जो भागीदारी है ना के बराबर है। इसी को बढ़ाने के लिए इसे लागू किया गया। हम लोग देखेंगे 29 सितंबर 2023 को 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को प्रेसिडेंट ऑफ यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई है ना। और यह जो संविधान संशोधन विधेयक हम लोग देख रहे हैं, यह 128वां संशोधन हो जाता है। 2023 था। अब इसे आधिकारिक तौर पे संविधान है ना 106वां संशोधन कहेंगे, अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है 106वां हो जाएगा है ना। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है पूछा भी जाए, इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाए। आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह पूछा जा सकता है। संकल्प सप्ताह जो है कब मनाने की घोषणा किया गया? संकल्प सप्ताह जो है कब मनाने की घोषणा किया गया है? किसमें? तो आकांक्षी ब्लॉकों में। क्या हो जाएगा? देखिए 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में यह संकल्प सप्ताह जो है यही मनाने की घोषणा किया गया है। 3 से 9 अक्टूबर के बीच में, 3 से 9 अक्टूबर याद रखिए। आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह जो है 3 से 9 अक्टूबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए, ठीक है, 3 से लेकर के 9 अक्टूबर 2023 तक सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम, जिसको हम लोग संकल्प सप्ताह का आयोजन किया गया कहते हैं है ना। पूछा जा सकता है कि संकल्प सप्ताह जो है कब से कब मनाया जाएगा है ना। तो 3 से लेकर के 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा है ना। 3 से 9 अक्टूबर मनाया जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरा नंबर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? KN शांता कुमार हो जाते हैं। आंसर ये हो जाएगा, KN शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, कुछ डिस्कशन है। 29 सितंबर 2023 को मीडिया पेशेवर के है ना, मीडिया पेशेवर है KN शांता कुमार को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया। PTI बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शांता कुमार का यह दूसरा कार्यकाल है। पूछा जा सकता है, दूसरा कार्यकाल है।
और उनका जो पिछला कार्यकाल है 2013 से 2014 तक था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये चौथा नंबर है, चौथा सवाल है, याओगन 33, है ना। याओगन 33 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया, है ना। पूछा जा सकता है जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया, कौन सा, याओगन 33 04 सेशन का है। ये क्या हो जाएगा, तो चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है याओगन 33 जो है जासूसी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो चीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, है ना, जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से, है ना, एक और नया टोही उपग्रह जिसका नाम है याओगन 33 क्या किया, लॉन्च किया। याओगन 33 को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछा जा सकता है ना। किस कक्षा में, तो ध्रुवीय कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है ना। प्रश्न कहता है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। 5 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हैदराबाद में हो जाता है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है उसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये जो है सोलर रूफ जो दिख रहा है ना, यहाँ देख सकते हैं। देखिए 1 अक्टूबर 2023 को शहरी विकास और राजनगर प्रशासन मंत्री के.टी. रामाराव ने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले और विश्व के दूसरे, है ना, भारत के पहला है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और विश्व का क्या हो जाएगा, दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया। पूछा जा सकता है कहाँ पे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। यह ट्रैक अनोखा है क्योंकि छत पर लगभग 16,000 सौर पैनल लगे हुए हैं, 16,000, जो 16 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है ना। 16,000 सौर पैनल लगे हुए हैं और लगभग 16 मेगावाट बिजली पैदा करने में यह सक्षम हो जाता है। एक और सवाल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक बल, है ना, एक जिला एक बल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6ठा नंबर सवाल, है ना, एक जिला एक बल नीति कहाँ लागू किया गया। एक जिला एक बल नीति कहाँ लागू किया गया, आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, बी हो जाता है। 6ठा का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। पूछा जा सकता है एक जिला एक बल नीति कहाँ लागू किया गया। मणिपुर सरकार जातीय हिंसा में घिरे पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपने प्रयासों के तहत सुरक्षा बलों द्वारा बेहतर समन्वय और संचालन के लिए एक जिला एक बल व्यवस्था अपनाई जा रही है ना। और यह जो व्यवस्था है मणिपुर में जो हिंसा हुआ, जो पूरे विश्व में इसका समझिए कि जो हवा था बहुत तीव्र गति से रहा, पूरे विश्व में इसको लेकर के भारत के लोगों को, भारत के समाज के लोगों को और भारत के राजनीतिक व्यवस्था पे बहुत सारा बुरा प्रभाव पड़ा। इसी के बेहतर करने के लिए एक जिला एक बल व्यवस्था अपनाई जा रही है ना। आगे हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए और ये पूछा जाता है क्योंकि नोबेल जो है, नोबेल से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। 7 नंबर, है ना, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2000 किसे प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिकी का जो फिजिक्स का है नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो देखिए पियरे एगोस्टीनी हो जाते हैं, ये भी हो जाएंगे, फेरेंक क्रॉन्स हो जाएंगे, एनी एल होलियर भी हो जाते हैं। मतलब तीनों लोगों को
फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उपर्युक्त में से क्या हो जाता है, डी हो जाएगा उपयुक्त में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग करें, टाइम जाया ना होना चाहिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए प्रिय स्टोगिरी हंगरी के है ना, ये देखिए हंगरी के फ्रैंक क्रॉन्स और फ्रांस के एनी एल होलियर को चुना है। उन्होंने प्रयोगात्मक तरीके के लिए पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स को उत्पन्न किया। इसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य, भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास जो है पूछा जाता है आपसे, है ना। संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, 8 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये मेघालय में हो जाता है। 8 का क्या होगा, मेघालय में इसका आयोजन हुआ, प्रारंभ हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच में पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है संप्रीति जो है, संप्रीति 11 जो है किन 2 देशों के बीच में हुआ, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंडिया और प्लस में बांग्लादेश हो जाएगा, है ना, प्लस में बांग्लादेश हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, इतना से भी काम चल सकता है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये मेघालय का पार्ट आप देख रहे हैं। 3 अक्टूबर 2023 को भारत और बांग्लादेश के उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है संप्रीति का 11वां संस्करण प्रारंभ किया गया, और इसका जो शुरुआत है वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया है ना। आगे का हम लोग देखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। 9 नंबर सवाल हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत जो है नामित किया है, तो सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को चुना गया, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत, ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है ना। इनको ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है, और 5 अक्टूबर 2023 को मास्टर ब्लास्टर ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन मैच से पहले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के साथ कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा इन्होंने किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सारा का सारा जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से संभावना बनती है आपसे पूछा जाए, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में, है ना, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है, ये पूछा जा सकता है आपसे। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। 10 नंबर क्या हो जाएगा, क्वांटम डॉट्स के लिए केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है ना। क्वांटम डॉट्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2023 में रसायन के क्षेत्र में, और यहाँ रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार मिलता है। जैसे स्टॉकहोम स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान में इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। एक का नाम हो जाता है मोंगी जी बोबेंडी, है ना। मोंगी जी बोबेंडी आप देख सकते हैं, ये फ्रांस के हैं। अक्सर सवाल पूछा भी जा सकता है किस देश से किनका संबंध है ना। मोंगी जी बाबेंडी जो है फ्रांस के हैं, लुई ई ब्रुस जो है यूएसए के हैं, अमेरिका के हो जाते हैं, है ना। और आई एकिमोवद जो है यह रशिया हो जाते हैं। तीनों याद रखेंगे। यह केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है इनको, है ना, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है इनको नोबेल प्राइज, है ना, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। यहाँ देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 का साहित्य में, अक्सर बीपीएससी में साहित्य और शांति के बारे में पूछा जाता है ना। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, साहित्य में किसको मिला, अर्थशास्त्र में किसको मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना।
वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 11 नंबर क्या हो जाएगा? जॉन फासे को दिया गया है। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? जॉन फासे को साहित्य में नोबेल प्राइज दिया गया 2023 का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ष 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए नॉर्वेजियन लेखक हैं जॉन फासे या जॉन ओलाव फासे को चुना गया है ना। फासे को उनके नवोन्वेषी नाटकों और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो अनकही को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? यह पूछा जा सकता है आपसे। 12 नंबर सवाल है। सरकारी नौकरियों में पूछा जा सकता है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया? बिहार तो किया ही किया है, एक और भी राज्य है मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 का बी हो जाता है ना। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भारतीयों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जो है जारी कर दी है। राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवाएं नियमावली 1997 में क्या किया? संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है ना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर। तो सर्वाधिक हल्दी का जो उत्पादन है महाराष्ट्र करता है ना। महाराष्ट्र करता है सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया और जो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। और भारत में देखिए सर्वाधिक हल्दी का जो उत्पादन है ना, कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसको कहा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ये पूछा गया भी सवाल है, फिर भी पूछ सकता है आपसे है ना। ये पूछा गया है फिर भी पूछा जा सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जो है प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? 14 नंबर क्या हो जाएगा? ये ईरान की रहने वाली हैं, इनका संबंध ईरान से है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया जाता है और इनका संबंध जो है ईरान के साथ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए वर्ष 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है ना। कहा जाता है ईरान शासन ने उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया और 5 बार दोषी ठहराया। कुल 31 वर्ष जेल में रही और 154 करोड़ की सजा इनको सुनाई गई थी। वे वर्तमान में तेहरान में 10 वर्ष की सजा काट रही है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति की स्थापना 1897 में नॉर्वेजियन स्टार्टिंग द्वारा की गई थी, जिसका काम नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं को चयन करना था है ना। देखिए कितना मुश्किल के बाद इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। परमाणु मिसाइल क्या है? ब्यूरवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है ना। 15 नंबर किसने सफल परीक्षण किया? तो ये जो सफल परीक्षण किया है रूस के द्वारा किया गया है। 15 का बी आंसर हो जाएगा। रशिया के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूसी राष्ट्रपति आप देख सकते हैं, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे।
ने ब्लैक सी के रिसोर्ट में एक भाषण के दौरान ब्यूरेवेस्टनिक नामक एक नई परमाणु संचालित मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा इन्होंने किया। और यह परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित है और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसे स्टॉर्म पेट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है, स्टॉर्म पेट्रेल के नाम से भी इस मिसाइल को जाना जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 16 नंबर सवाल है, यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट जिसका नाम है म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया? कहता है किसने लॉन्च किया, पूछा जा सकता है। 16 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? या स्पेन हो जाएगा। यूरोप का पहला जो कंट्री स्पेन है, यह रॉकेट म्यूरा 1 को लॉन्च किया है ना। म्यूरा 1 को लॉन्च किया, देख सकते हैं यहाँ पे। 7 अक्टूबर 2023 को यूरोप के लिए स्पेनिश स्टार्टअप कंपनी PLD स्पेस ने यूरोपीय महाद्वीप का पहला निजी और पुनः प्रयोज्य रॉकेट जिसका नाम म्यूरा 1 है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस रॉकेट की उड़ान लगभग 306 सेकंड तक चली गई है ना, तक चली है, 306 सेकंड तक चली है। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर जो सवाल है, देखते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है ना, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये पूछा जा सकता है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा है ना। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो अध्यक्ष है भारत को चुना गया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। पूछा जा सकता है AIBD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए है ना, ये भी पूछा जा सकता है। कौन से कार्यकाल है? तो ये तीसरे कार्यकाल हो जाएगा। तीसरे के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसको AIBD कहा जाता है, जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले भारत को 2018 से 21 और 21 से 23 तक अध्यक्ष रहा। इस संगठन में 44 देशों के लगभग 92 क्या है सदस्य हो जाते हैं है ना, 92 सदस्य हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ना। रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? 18 नंबर क्या हो जाएगा? MS धोनी को बनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, MS धोनी को बनाया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे MS धोनी को महेंद्र सिंह धोनी हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट या शोर मंदिर कहाँ स्थित है ना। ये भी बहुत VBI है आपके लिए। 19 नंबर सवाल हो जाएगा, बहुत VBI है। कहता है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट या शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर क्या है? D हो जाता है, तमिलनाडु है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा, ठीक है, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, ठीक है, शोर या तट मंदिर ने भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। और 7वीं शताब्दी का यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दक्षिण भारत के सबसे पुराने पत्थर के मंदिरों में से एक हो जाता है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। पूछा जा सकता है आपसे, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये देखिए पल्लव शासक हो जाते हैं, यहीं आपका महाबलीपुरम मंदिर हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरत है ना। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसको 7वीं शताब्दी का ये जो है, इसको यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, नोबेल अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे चुना गया? 20 नंबर। तो ये देखिए क्लाउडिया गोल्डिन हो जाती हैं, क्लाउडिया गोल्डिन। इन्हीं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए यूएसए की अर्थशास्त्री जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 से नवाजा जाता है। क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण जो है वो प्रदान किया है, इन्होंने ही प्रस्तुत किया, इसलिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 21 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने इसको घोषित किया है। उत्तर प्रदेश का सरकार है, इसने घोषित किया है। जैसे आप देख सकते हैं डॉल्फिन को, है ना, ये डॉल्फिन देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉल्फिन है ये, है ना, और गंगा डॉल्फिन को पहले से ही राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पे देखेंगे डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसे नदियों में पाई जाती है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल है। 22 कहता है कि समक्का सरक्का, है ना, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 22 नंबर, यह पूछा जा सकता है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का जो संबंध है यही पूछता है किससे हो जाएगा? तो 22 का देखिए तेलंगाना से हो जाता है, तेलंगाना से हो जाएगा संबंध इसका। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी है, जिसका नाम तेलंगाना राज्य में सम्मानित आदिवासी शख्सियत समक्का सरक्का के नाम पर रखा गया है। समक्का सरक्का कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, पूछा जा सकता है ना। समक्का सरक्का जो है कुंभ मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला हो जाता है। कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है समक्का सरक्का, है ना। यह 2 वर्ष में एक बार माघ यानी कि फरवरी महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, जेएनयू में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? बहुत बीबीआई है आपके लिए, बहुत बीबीआई है। 23 नंबर सवाल हो जाएगा और ये तंजानिया हो जाता है, तंजानिया की हैं। जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश की प्रेसिडेंट है? यह तंजानिया हो जाएगा, है ना, तंजानिया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे तंजानिया की प्रेसिडेंट बनी और 10 अक्टूबर 2023 को तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है, पहली महिला बन गई है, इसे भी याद रखिएगा। हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 24 नंबर सवाल है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसका जो अध्यक्षता है श्रीलंका को दिया गया, श्रीलंका को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है श्रीलंका को बनाया गया है। जैसे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट में, श्रीलंका को अगले 2 वर्षों के लिए, है ना, 23 से 25 को IORA के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जबकि भारत एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बना। और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली शाबरी ने 11 अक्टूबर 2023 को कोलंबो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। पूछा जा सकता है कौन सा बैठक? 23वीं बैठक की। और 23वीं बैठक की थीम जो है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना, हिंद महासागर की पहचान को मजबूत करना, ये इसका थीम हो जाता है ना। आगे देखेंगे हम लोग। वैज्ञानिकों ने किस 6वें बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है ना। वैज्ञानिकों ने किसे 6ठे बुनियादी स्वाद, है ना, अस्तित्व की खोज की है? 5 तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और ये कहता है कि 6ठा क्या हो जाएगा? 25 नंबर, तो ये हो जाता है संवेदना। आंसर क्या है? बी हो जाता है। 25 का क्या हो जाएगा?
बी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, पारंपरिक 5 बुनियादी स्वाद है, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी, वर्षों से स्वाद की हमारी समझ का हिस्सा रहे हैं, परंतु हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान ने 6ठे बुनियादी स्वाद, जिसको संवेदना के प्रमाण का खुलासा किया है ना। आगे देखते हैं हम लोग, 26 छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वाघनखा को भारत लाने के लिए किससे साथ समझौता किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाघनखा का प्रयोग शिवाजी जो थे बहुत ज़्यादा करते थे, है ना, शिवाजी के द्वारा। और यही कहा जाता है कि मध्ययुगीन जो हथियार है वाघनखा, भारत लाने के लिए किसके साथ, किस देश के साथ समझौता किया गया है। 26 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के साथ समझौता किया गया है ना, ब्रिटेन के साथ समझौता किया गया है। जैसे यही है बगनखा, आप देख सकते हैं, है ना, यही है बगनखा। शिवाजी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज के महान मध्ययुगीन जो हथियार है, जिसको हम लोग बगनखा कहते हैं, को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन, ब्रिटेन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता 3 वर्ष के लिए किया गया है ना, यह समझौता 3 वर्ष के लिए किया जाता है। और यही बगनखा है जिसको शिवाजी अपने हाथों में पहनते थे, ये उनका हथियार था। अगला सवाल है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, है ना। एक किताब तो ज़रूर आपसे पूछा जाता है, उसके लेखक कौन है ना, यह सवाल पूछा ही जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक बार देख सकते हैं आप। 27 नंबर सवाल है, कहता है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इसके लेखक विवेक अग्निहोत्री हो जाते हैं। 27 का जो है विवेक अग्निहोत्री हो जाते हैं, है ना, डी आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक अग्निहोत्री का लिखा हुआ बुक है माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। यही लेखक है, आप देख सकते हैं, यही विवेक अग्निहोत्री हैं। द कश्मीर फाइल्स फेम विवेक अग्निहोत्री ने भारत में अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लखनऊ में लॉन्च की और अपनी नवीनतम फिल्म द वैक्सीन वार पर भी चर्चा की है ना, द वैक्सीन वार पर भी चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया। और अक्सर यह सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, 28 नंबर सवाल, है ना। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया। तो ये ऑपरेशन अजय हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन अजय के माध्यम से इन्होंने अपने नागरिकों को वहाँ से भारत लेकर के आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार ने युद्धग्रस्त इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है यह प्रारंभ किया गया है, ऑपरेशन अजय। आगे देखेंगे 29 नंबर, कहता है कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ। एक योजना से भी प्रश्न पूछा जाता है ना। वंदन योजना कहाँ प्रारंभ किया गया। 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जब भी ऐतिहासिक धार्मिकता की जब बात आए तो समझिए, अगर आपको तुक्का ही मारना है तो यूपी लगाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना, 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है ना। इस तरीके से भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो गई है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों में से भारत का स्थान 111वां हो जाता है, VBI है ना। भारत में भूख की स्थिति को गंभीर श्रेणी में रखा गया है और GHI के 22वें संस्करण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है ना। 31 नंबर सवाल है, कहता है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा, इसका आंसर 31 का D हो जाता है ना। A हो जाएगा और B हो जाएगा, यानी कि इरेकॉन हो जाएगा और रिटेस दोनों को मिला है। आंसर क्या है, D हो जाता है ना। दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट लिमिटेड्स दोनों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है ना CPSE के बीच क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न के रूप में घोषित किया गया है। यह क्रम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। 15वां और 16वां जो है किसको नवरत्न का दर्जा मिला है। 32 नंबर सवाल है, लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, है ना, पूछा जा सकता है। 32 नंबर सवाल, तो ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नीरज चोपड़ा को बनाया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को। तो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है और जिन्होंने लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया। आगे देखते हैं हम लोग। सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है। अक्सर ऐसे पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 जो है किसको मिला। 33 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए शिव शंकरी को मिलता है। आंसर ए हो जाएगा, शिव शंकरी को प्रदान किया गया 2022 का सरस्वती सम्मान से नवाजा गया शिव शंकरी को। यहाँ देख सकते हैं यह तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2022 में उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह जो सम्मान है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसे पूर्व संघ मंत्री M वीरप्पा मोइली ने उन्हें प्रदान किया है ना, उन्हें प्रदान किया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 34 नंबर 34 कहता है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितना है। 34 नंबर कितना हो जाएगा, तो 37% ही है, 37%। आंसर क्या है, डी हो जाएगा 37%। आगे देखते हैं हम लोग। 9 अक्टूबर 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी देखेंगे तो 4.2% अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 37% पहुंच गई है ना। वहीं शहरी क्षेत्रों में 25.4% में और ग्रामीण क्षेत्रों में 41.5% ही क्या किया गया, दर्ज किया गया, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया। कौन सा, तो 7वां संस्करण है। 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण जो है कहाँ प्रारंभ हुआ, तो नई दिल्ली हो जाता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ना 2023 का 7वां संस्करण का उद्घाटन किया है और IMC एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है जो 29 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 36 नंबर सवाल, है ना। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है, ये राजकुमार राव हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा 36 का ए, राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया चुनाव आयोग के द्वारा, है ना। यही है आपके राजकुमार राव हो जाते हैं।
और भारत का चुनाव आयोग 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त करने के लिए तैयार है ना। आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल। 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को किस देश की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है? कहता है कि 8 पूर्व भारतीय नौसेना सेना कर्मियों को किस देश की एक अदालत ने, बहुत बीबीआई है, किस देश की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है? 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 37 का क्या हो जाता है? बी हो जाएगा आंसर इसका। 37 का बी, कतर के द्वारा 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई है और ये पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी हो जाते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है ना। उन्हें 30 अगस्त 2022 को कतरी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और 9वें एकतम कारावास में है। उनका मुकदमा जो है 29 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। मुकदमा 29 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, है ना, 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? पूछा जा सकता आपसे। 38 नंबर सवाल। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार गोवा में हुआ है। गोवा में प्रारंभ हुआ, है ना, गोवा में प्रारंभ हुआ है। इसका हम लोग और भी डिस्कशन कुछ देखेंगे। तो 26 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के फतुर्दा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक शुभारंभ किया और भारत के 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा है जो 1924 में भारत के पहले राष्ट्रीय खेलों में इस्तेमाल किए गए वाक्यांश के समान है, जो गेट सेट प्ले था, अब गेट सेट गोवा हो जाता है। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य है, यह आपसे पूछा जा सकता है ना। अगला सवाल, भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? है ना, तीसरा पूछ रहा है, नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? 39 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भारत का तीसरा वृद्धावस्था देखभाल एवं पुनर्वास केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU में बनाया जाएगा। वर्तमान में ऐसे केंद्र एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं एशियाई पैरा गेम्स 2023। एशियाई पैरा गेम्स 2023 की एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 40 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। और ये है अंकुर धामा के द्वारा जीता गया। अंकुर धामा के द्वारा जीता जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अंकुर धामा एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों की T11 1500 मीटर दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले दिन पुरुषों की T11 5000 मीटर दौड़ में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है। पूछा जा सकता है आपसे, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर, है ना, विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन सा देश कर रहा है ना, किसका? तो यहाँ देखिए, ट्राइडेंट का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, यही सवाल है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन के द्वारा किया जा रहा है ना, चीन के द्वारा किया जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहा है। इसका काम भूत कणों का पता लगाना होगा, जिन्हें न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। चीन का नया टेलीस्कोप, जिसे ट्राइडेंट कहा जाता है, दक्षिण चीन सागर में 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक फैला होगा, है ना। निगरानी रखने के लिए वो चाहता है ऐसा दूरबीन का प्रयोग करना। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन, है ना, गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 42 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? मिस्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाता है। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन जो है मिस्र में हुआ है ना। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग।
21 अक्टूबर 2023 को गाजा में हिंसा को कम करने के उद्देश्य से दर्जनों अरब, यूरोपीय, अफ्रीकी और अन्य देशों के नेता, विदेश मंत्री और राजनयिक एक शांति शिखर सम्मेलन के लिए काहिरा, मिस्र में क्या हुए? इकट्ठा हुए, शामिल हुए। 43 नंबर, वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। 43 नंबर सवाल हो जाएगा और इसका आंसर है साधना सक्सेना नायर, है ना। 43 नंबर सवाल है, 43 का साधना सक्सेना नायर हो जाती हैं और यह दूसरी महिला सैन्य अधिकारी होती हैं। आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे। 23 अक्टूबर 2023 को एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने एयर मार्शल के पद से पदोन्नति पाकर महानिदेशक अस्पताल सेवा, है ना, के रूप में क्या किया? पदभार संभाला है इन्होंने। इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। भारत का पहला आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा है? यह आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर, है ना। भारत का पहला आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल और पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा है? तो कासरगोड हो जाएगा, है ना, कासरगोड हो जाएगा। आंसर क्या है? डी हो जाता है, कासरगोड। केरल का यह जगह है, जिला है केरल का कासरगोड जिला। आधिकारिक तौर पर अपने पेड़, फूल, पक्षी और प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बना है, यह पूछा जा सकता है। यह निर्णय क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण का एक प्रमाण देता है। ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे, भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास किया? ये पूछा जा सकता है आपसे। 45 क्या हो जाएगा? हरिमो शक्ति अभ्यास हो जाएगा, हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और मलेशिया के मध्य सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। 23 अक्टूबर 2023 को भारतीय मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास जो है हरिमो शक्ति जो है 2023 स्टार्ट हुआ, है ना। और भारत की उमरोई छावनी में इसका शुरुआत हुआ है और मलेशिया सेना की टुकड़ी में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिकों को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया गया। वरुण अभ्यास पूछा जा सकता है, वरुण अभ्यास किसके बीच में? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। वरुण अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच में युद्धाभ्यास किया गया? तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। समुद्र शक्ति अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत इंडोनेशिया हो जाएगा। और सिम्बैक्स की अगर बात करें तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के मध्य में हुआ है। इसे एकदम रट ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VBI है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर सवाल कहता है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे सम्मानित किया, है ना। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, DY चंद्रचूड़ हो जाते हैं, है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को उनके संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से, है ना, कौन सा? तो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान कानून और न्याय के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने भी अपने ग्रेजुएट 100वीं वर्षगांठ मनाई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 47 नंबर, मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ? कौन सा मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहता है कहाँ हुआ? 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाता है। आंसर क्या है? डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 22 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी के शुभारंभ के दौरान अयोध्या में 51 साधारण 6 बसों को हरी झंडी दिखाई, है ना। और इन बसों में महिला ड्राइवर और कंडक्टर होगी। इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करना है, यह इनका उद्देश्य हो जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए अगला सवाल है 48, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए
किसे चुना गया, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो जीना महसा अमीनी हो जाती हैं ये यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया जीना महसा अमीनी को। आंसर ए हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यूरोपीय संघ ने जीना महसा अमीनी और उनकी मृत्यु के कारण शुरू हुई ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को अपने शीर्ष सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह पुरस्कार 13 दिसंबर 2023 को यूरोपीय संसद समारोह में दिया जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 49 नंबर सवाल देखिए। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड को रेल कौन सी है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी हो जाती है। 49 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, नमो भारत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, नमो भारत, नमो भारत हो जाता है। जैसे हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शाहिबाबाद स्टेशन पर क्या किया, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रैफिक सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिक खंड जो है, खंड साहिबाबाद दुहाई डिपो की रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है। चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध कहता है किससे हो जाता है, तो 50 का क्या होगा, सीबीआई से हो जाता है। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई से हो जाएगा, है ना, सीबीआई से हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने चक्र 2 अभियान के अंतर्गत साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों के 76 स्थानों पर छापेमारी की। इनमें से एक मामला क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के माध्यम से भारतीय नागरिकों के 100 करोड़ रुपए हड़पने वाले रॉकेट से संबंधित है ना। आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग 51 नंबर कहता है कि विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाली तीसरी भारतीय कौन है। और यह पूछा जा सकता है आपसे, विश्व के नंबर 1 शतरंज जो खिलाड़ी है, नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन हो जाते हैं, 51। और ये देखिए कार्तिकेयन मुरली हो जाते हैं। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, कार्तिकेयन मुरली हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट 2023 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, जिनको हराया भारतीय ने। कार्तिकेयन मुरली नाम है इनका, मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले पूर्व विश्व चैंपियन जो है विश्वनाथन आनंद और ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्ण भी कार्लसन को हरा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है विश्व के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का। ओके, विश्व के पहले पुरुष, है ना, गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिक परीक्षण कहाँ हुआ है। 52 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो भारत में हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि भारत की आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसका कुछ डिस्कशन हम लोग देख लें, है ना। देखते हैं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसको ICMR बोलते हैं, ने विश्व के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का क्लिनिक जो है परीक्षण पूरा कर लिया है, जिसे पता चलता है कि यह बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावकारी होगा। तीसरे चरण के क्लिनिक परीक्षण के निष्कर्ष, जिसमें 25 से 40 वर्ष की आयु के, है ना, 333 जो है उम्मीदवार शामिल रहे, और यह 13 साल तक प्रभावी रहेगा, है ना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 53 नंबर सवाल है हमारा, है ना। 53 नंबर सवाल क्या कहता है, लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है। 53 का क्या हो जाएगा, तो इजराइल के द्वारा किया गया, है ना। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इजराइल ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, और इजराइल रक्षा कंपनी जो है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित प्रणाली है, और हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए
एक निर्देशित ऊर्जा हथियार का उपयोग करती है यह, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा था इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत तेज़ी से ख़त्म किया, है ना। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है, पूछा जा सकता है आपसे। 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। इक्वाडोर के इतिहास में कहता है कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो 54 क्या हो जाएगा, डेनियल नोबोआ हो जाएंगे। आंसर ए हो जाता है डेनियल नोबोआ, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेनियल नोबोआ एक व्यापारिक वंशज ने 52% से अधिक वोट के साथ चुनाव जीता और 35 वर्ष की उम्र में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र में निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए। डेनियल रॉय ग्लिस्क्रीन नोबोआ अजीन का जन्म 3 नवंबर 1987 को मियामी फ्लोरिडा में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है, पूछा जा सकता है आपसे। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है, तो 55 नंबर क्या हो जाता है, वर्ष 2035। ये लक्ष्य जो है वर्ष 2035 उन्होंने दिया। और हम लोग देखेंगे आगे, कहता है कि 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता इन्होंने किया। और इस बैठक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष जो है ए सोमनाथ भी शामिल थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को 2035 तक भारत में निर्मित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को उतारने का निर्देश दिया है, 2040 तक, है ना। आगे देखते हैं हम लोग 56 नंबर सवाल, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम, है ना। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो शीर्ष पर हो जाता है। 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो कैंपेगौड़ा हो जाएगा। आंसर क्या है, ये हो जाता है। कैंपेगौड़ा को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एवियन एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, ने अपना स्थान पहला हासिल किया। आगे हम लोग देखेंगे 57 नंबर, कहता है कि प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, प्यूमा इंडिया का। 57 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, मोहम्मद शमी हो जाते हैं, मोहम्मद शमी, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्यूमा ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है, जो कि खेल आइकनों की सूची में शामिल है। शमी विभिन्न गतिविधियों और अभियानों के माध्यम से प्यूमा के जूते, परिधान और सहायक उपकरण का प्रचार करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान जो है किसने प्रारंभ किया, 58 नंबर, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ना, यूपी के द्वारा इसको शुरू किया गया। देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार शुरू किया, है ना, जिसका ध्येय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली त्योहारों के दौरान मंदिरों में और उसके आसपास सफाई बनाए रखने पर हो जाता है। अगला सवाल है 59 नंबर सवाल, ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा हो जाता है। BBI आपके लिए 59 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो भोपाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, डी हो जाता है, भोपाल, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना ISO द्वारा 911001 2015 प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है भोपाल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जो है कहाँ आयोजित हुआ, 60 नंबर सवाल हो जाता है।
कहाँ हो जाएगा? तो जर्मनी में हो जाएगा। 60 का आंसर क्या है? ए हो जाएगा, जर्मनी में हो जाता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है और यह वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के तहत ऑनलाइन हुआ। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन एक विशेष आयोजन है जहां विश्व के विभिन्न हिस्सों से लोग एक साथ आकर हर किसी को स्वस्थ बनने के बारे में बातें करते हैं। 61 नंबर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत VVI है। समलैंगिक विवाह को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? 61 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत हो जाता है ना। भारत के द्वारा क्या है? समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया और 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ में CGI और जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा इसमें शामिल हैं। अगला सवाल है 62 नंबर सवाल। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? यह आपसे पूछा जा सकता है। 62 नंबर क्या हो जाएगा? तो बर्ड फ्लू से इसको क्या किया गया? घोषित किया गया है, मुक्त घोषित किया गया है ना। 62 का क्या हो जाएगा? तो बर्ड फ्लू हो जाएगा, बी आंसर इसका होता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विशिष्ट पोल्ट्री कंपार्टमेंटों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको HPA1 बर्ड फ्लू से मुक्त की भारत की स्व घोषणा की मंजूरी दिया गया है ना, बर्ड फ्लू। आगे हम लोग देखते हैं 63 नंबर सवाल जो है, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है ना। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैच्यू है ना। तो 63 नंबर क्या हो जाता है? यह USA में, अमेरिका में किया जाता है, अमेरिका में है ना। अमेरिका में इनका सबसे बड़ा स्टैच्यू जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से वहाँ पे अनावरण किया गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं USA के मैरीलैंड शहर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची 19 फीट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, मूर्तिकार जो हैं, जिनका नाम है राम सुथारा ने क्या किया है? इसको बनाया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 64 नंबर सवाल है। 64 नंबर सवाल, 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है ना। 64 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाता है, उपयुक्त में से सभी हो जाता है जिसको शामिल किया गया है ना। 64 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, जो इसका कुछ एनालिसिस है। 16 अक्टूबर 2023 को मुंबई में आयोजित, यही पूछा जा सकता है कि इसमें कितने खेल जो हैं शामिल किए गए? तो 5 खेल हो जाते हैं। कौन कौन? स्क्वैश हो जाएगा, फ्लैग फुटबॉल हो जाएगा, लैक्रोस और बेसबॉल हो जाएगा, सॉफ्टबॉल खेलों को शामिल किया गया है ना। इसके तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए 6 टीमें T20 क्रिकेट टीमें होगी, जिसमें मेजबान होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे स्थान मिलने की संभावना है। और हम लोग इस सेशन का अंतिम सवाल यहाँ पे करने जा रहे हैं है ना। अंतिम सवाल है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जो है किसे दिया गया है ना। 65 नंबर, तो माइकल डगलस हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? माइकल डगलस हो जाएंगे है ना, माइकल डगलस हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं माइकल डगलस हो जाएंगे। यहाँ पे कहता है कि 13 अक्टूबर 2023 को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि हॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम माइकल डगलस है, गोवा में आयोजित होने वाले 54वां है ना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां जो संस्करण है 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। यह भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ये सेशन जो है आपका रहा, यह समाप्त हो जाता है ना। और ये अर्धवार्षिकांक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैटर था। तो चलिए हम लोग आप इसको अच्छा से कंप्लीट करें, रिवाइज करें, है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।